सो लेसन का नेम बता रहा है कि हमें इस लेसन में डायरेक्टली बोलो इनडायरेक्टली बोलो पीरियोडिक टेबल को स्टडी करना है। अच्छा, पीरियोडिक टेबल बनाए क्यों गया है, क्या रीजन होगा, आपको क्या लगता है, व्हाई टू नीड दिस एलिमेंट्स इन अ टेबल? अच्छे से स्टडी करने के लिए हमें एक टेबल की नीड है, ओके, और इजीली एक्सेस करने के लिए, एक सिस्टमैटिक स्टडी करने के लिए हमें पीरियोडिक टेबल की नीड है। एक्चुअली जैसे पहले स्टार्टिंग में एलिमेंट्स कम थे, दैट टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं था, साइंटिस्ट लोगों को उसको लर्न करना, ये करना, सब चीज़ उसकी प्रॉपर्टीज रिमेंबर रखना वगैरह वगैरह। बट जैसे जैसे एलिमेंट्स बढ़ते चले गए वो डिफिकल्ट होता गया कि उसको लर्न करना है, उसकी स्टडी करना है, एंड देयरफॉर एक नीड रही कि पीरियोडिक टेबल बनाया जाए, एक टेबल बनाया जाए जिसमें उसकी एलिमेंट्स को रखा जाए और प्रॉपर्टीज को रिमेंबर रखा जाए। तो नंबर ऑफ साइंटिस्ट थे जिन्होंने नंबर ऑफ पीरियोडिक टेबल दिए, बहुत ज़्यादा अच्छे भी थे, बहुत सारे सिग्निफिकेंस था, क्या था, कैसे पीरियोडिक टेबल डेवलप हुआ, क्या उसकी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है। एक बढ़िया से लेसन है और एक बेसिक लेसन है, एक्चुअली कंबाइन, एक ये दोनों कनेक्टिंग लिंक है, ये लेसन और नेक्स्ट लेसन केमिकल बॉन्डिंग, तो दोनों जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है। एनसाइड दोनों अलग अलग दिए हैं, बट बहुत सारी जगह पे आप देखोगे कि ये कंबाइन मिलते हैं आपको, बहुत सारे नोट्स में, बुक्स में, है ना, तो आपको एक कंबाइन लेसन मिलेगा। तो ये लेसन के लिए सबसे पहले अपने को पीरियोडिक टेबल पे हैंड चाहिए एज यूजुअल। तो सबसे पहले हम लोग एक रफ में पीरियोडिक टेबल जो आपने अभी बनाया उसी को मैं भी ट्राई करता हूँ और देखते हैं उसके थोड़ा सा कैसे हो रहता है। तो उसके एक हम लोग रफ स्केच जब लेते हैं तो हमें पता है कि इस साइड में ये यहाँ पर कौन से ब्लॉक है, यहाँ पे एस ब्लॉक है और एस ब्लॉक के दो एलिमेंट, दो सीरीज है, दो ग्रुप है। दिस इज ग्रुप 1, द ग्रुप 1 इज कॉल्ड एज alkali metal and group 2 is called as alkaline earth metals, ठीक है। तो ग्रुप 1 की वैलेंसी 1 होगी, ग्रुप 2 की वैलेंसी 2 होगी, दोनों भी मेटल है। ग्रुप 1 वाले मोर मेटेलिक है, ग्रुप 2 वाले थोड़े से लेस मेटेलिक है, बट बोथ आर मेटेलिक, बोथ आर एक्टिव, बोथ आर रिएक्टिव। ग्रुप 1 वाले बहुत ज्यादा रिएक्टिव है तो ग्रुप 2 वाले भी रिएक्टिव है। दोनों एस वाले जो है सिल्वरी व्हाइट कलर के होते हैं। इनकी डिटेल स्टडी करके एक एस ब्लॉक एलिमेंट करके लेसन था, हमें डिलीट हो गया, बट यहाँ पर जो कि स्टडी कर लेना है थोड़ी बहुत उसकी, ताकि उससे रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चन आता है तो हमारे पास उसका आंसर रहे। उसके बाद में यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि डी ब्लॉक भी है, बट डी ब्लॉक स्टार्ट होने से पहले हम लोग जब देखते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन है, देन हाइड्रोजन के बाद में नेक्स्ट एलिमेंट जो हमारे पास है वो कौन सा है, वो लिथियम है, हेलियम है ना इधर, ठीक है ना, जिसका आइटम नंबर 2 रहेगा। उसके बाद में लिथियम, देन बेरिलियम। देन जब आगे जाएंगे तो हमें यहां पर जो है ना ये पी ब्लॉक का फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा, कौन सा रहेगा, इट्स अ बोरॉन। बोरॉन के बाद में इधर आगे चलते जाएगा सीरीज, ये ग्रुप कौन सा है, बोरॉन वाली फैमिली, इट्स अ ग्रुप 13 फैमिली, वी आर द फैमिली, दिस इज बोरॉन फैमिली। देन कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, and this is halogen, and last but not least, yes, this is helium and this is neon, this is inert gas। आपको इनर्ट गैस के एलिमेंट्स और उसका एटॉमिक नंबर लर्न कर लेना है सबसे पहले इंपॉर्टेंट काम ये रहेगा कि इसको लर्न कर लिया जाए। ओके, तो कौन से इनर्ट गैस में कौन से हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, xenon एंड रेडॉन विथ एटॉमिक नंबर इसका 2 है, 10, 18, 36, 54 एंड 86 तक ये रहता है। उससे आगे अगर नेक्स्ट वाला जो आएगा उसका एटॉमिक नंबर कितना रहेगा, 118। 32 ऐड करना पड़ेगा। ग्रुप नंबर कितना है, 18 एंड एटॉमिक नंबर कितना है, 118। क्वेश्चन आता है कि 114 कौन से ग्रुप से बिलोंग करेगा, तो 118 18 से बिलोंग करेगा, 114 14 से बिलोंग करेगा, एंड 119 वो फर्स्ट ग्रुप में जब भी आएगा वो फर्स्ट, और 120 ये सेकंड ग्रुप में आएगा।
ठीक है ना. ओके, so that is S block, this one is P block, P block element. अब यहाँ पर जो है ये हो गया. उसके बाद में हम लोग डबल से रिटर्न आएंगे तो इधर आ जाएगा अपना सोडियम, देन दिस इज Mg मैग्नीशियम, 11 12 हो गया. फिर उसके बाद में यहाँ से अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है जो आपको लर्न रख लेना पड़ता है. एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गॉन. ठीक है, ये माइंड से गॉन नहीं होना चाहिए. आफ्टर दैट उसके बाद में क्या, यस, पोटेशियम एंड कैल्शियम. यहां तक तो ये होता है. अभी डी ब्लॉक स्टार्ट नहीं हुआ था. ये पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, ये एस ब्लॉक की मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटल्स है जिसका हमें नीड रहता है ऑर्गेनिक में भी, इनऑर्गेनिक में भी एंड बहुत सारी जगह पे भी. उसके बाद में ये एटम नंबर 20 हो गया. आफ्टर दैट स्कैंडियम स्टार्ट होगा 21 से अप टू जिंक 30 तक चलेगा, है ना. और ये ग्रुप जो आएगा इट्स अ ग्रुप, इसको 3 बोलेंगे. ठीक है, यहां से लेकर ये चलता जाएगा 12 तक, फिर 13 से इधर आगे चलते जाएगा 18 तक. तो पता चला कि ओवरऑल ये एस ब्लॉक, ग्रुप 1, ग्रुप 2, देन डी ब्लॉक फ्रॉम 33 टू 12, एंड नाउ पी ब्लॉक फ्रॉम 13 टू 18. इस डी ब्लॉक के 4 सीरीज है. फर्स्ट सीरीज स्कैंडियम से लेके जिंक तक, दिस इज कॉल्ड एज 3D सीरीज. देन नेक्स्ट वन 3D, 4D, 5D एंड 6D सीरीज. आफ्टर दैट जब हम देखते हैं तो बॉटम पे जो बैठा है आपका घर के बाहर, जिसको घर में कोई जगह नहीं मिली, ये लिमिटेशन है इस पीरियड टेबल का कि वो घर का मेंबर है बट घर में नहीं रह सकता, है ना. आपके जैसा, सॉरी, मतलब आपको समझ सकते हैं आप इसको कि ये कैसा फील करता होगा. थोड़ा सा हैंडल कर लेना पड़ता है. तो अभी यहाँ पे हमारे पास एक है लैंथेनाइट और दूसरा है एक्टिनाइट. तो लैंथेनाइट सीरीज का फर्स्ट एलिमेंट सीरियम है, ना कि लैंथेनम है. ठीक है, तो इसका एटॉमिक नंबर 58 से ये स्टार्ट होता है, तो अप टू ये चलता है कहां तक, ल्यूटेटियम 71 तक. देन 72 से 80 डी ब्लॉक एलिमेंट है, 81 से 86 पी ब्लॉक एलिमेंट है, 87 88 एस ब्लॉक एलिमेंट है. देन अगेन थॉर 89 की 90, यहां तक 86 हो गए थे. 87 88 एस ब्लॉक एलिमेंट है. और दिस वन इज actinum, this is 89 and Thor is 90. So this actinum is not this one is a D block element. तो ये है आपका Thor, actinide सीरीज का फर्स्ट एलिमेंट Thor. और इसमें ऐसा इसका इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन देखते हैं तो इसमें F में इलेक्ट्रॉन है नहीं, बट इसकी प्रॉपर्टी मैच करती है करके हम लोग इसको F ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं. Thor से लेकर आगे तक चलता है ये कहाँ तक, थोरियम से लेकर फ्लोरेंसियम 103 तक. फिर उससे आगे चलता है 112 तक, 112 तक ये चलेगा अपना 112 तक जो है अपना डी ब्लॉक एलिमेंट. फिर 113 से लेके 118 तक, 118 तक अप टू 118 पी ब्लॉक एलिमेंट. तो ये एक अपना अंडरस्टैंडिंग के लिए ग्राफ हो गया, एक चार्ट हो गया, एक अपना डायग्राम हो गया, मीन्स एक अपना पीरियड टेबल हो गया रफ में. एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक. दिस एस ब्लॉक, इसमें सारे मेटल्स है और एक्टिव रिएक्टिव मेटल्स है. डी ब्लॉक में मेटल्स है बट कुछ रिएक्टिव है और कुछ लेस रिएक्टिव है. जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे रहेंगे निगेटिव दे आर रिएक्टिव, और जो ऊपर रहेंगे जिनकी वैल्यू पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल रहेंगे वो लेस रिएक्टिव. एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, 2 मेटल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं ग्रुप नंबर फर्स्ट सीरीज के. ये एक उसमें कॉपर होता है और इधर आगे में एक एजी होता है. ठीक है ना, तो ऐसे कुछ ये है. और इधर में जो है ना वेराइटी है, पी ब्लॉक में मेटल भी है, नॉन मेटल भी है, मेटोलाइट भी है, सब कुछ है. सॉलिड भी है, लिक्विड भी है, गैसेस भी है.
उधर में सारे सॉलिड है, इधर में भी सारे सॉलिड है, यहाँ पे भी सारे सॉलिड है, यहाँ पर है सब कुछ मिक्स। पी ब्लॉक करके पी ब्लॉक की स्टडी बड़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती है, और इसके लिए एक स्पेशल चैप्टर, 2 चैप्टर एक्चुअली हमारे पास है, 11th में पार्ट 1 एंड 12th में पार्ट 2। ओके, तो ये एक अपने पास बन जाएगा पॉइंट। चलते इसको एनसीईआरटी से पढ़ेंगे। चलिए एनसीईआरटी बेस चलेंगे हम लोग। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड द पीरियोडिसिटी एंड प्रॉपर्टीज। व्हाई डू वी नीड टू क्लासिफाई एलिमेंट्स? अभी हमने देखा कि एट प्रेजेंट इतने एलिमेंट्स नोन है, उनको स्टडी करना है। तो इसकी डायरेक्टली तो ये मॉडर्न पीरियड टेबल बनानी होगा, इसके लिए बहुत सारे स्टेप्स आते गए। तो कौन से पीरियड टेबल की स्टडी हमें इस पीरियड टेबल में दी है? यस, एक तो डायमंड के ट्राइड्स हमारे पास है, न्यूलैंड का ऑक्टेव्स है हमारे पास, और मेंडली का पीरियड टेबल है। ये तीनों पीरियड टेबल हमें दी है, बट अदर देन इसमें बहुत सारे और भी टेबल है जो हमें नहीं है, बट एक्चुअली वो दैट टाइम उन्होंने दिया था उसको। जैसे एक सिलेंडर है, सिलेंडर के फॉर्म में एक टेबल है। जैसे अपना मैप ये होता है ना, जैसे ग्लोब का मैप होता है, तो एक तो होता है जैसे कि एक अपने देखा होगा उसको ऐसे घूमने वाला जो होता है, तो वैसा ही एक अपने पास टेबल था, जैसे ये देख रहे हैं। तो इसके सारे सिलेंडर को पूरे साइड से उन्होंने कर दिया था ऐसे, और उसको घुमा के चेक करना पड़ता, इधर हाइड्रोजन इधर हीलियम ऐसे ऐसे। तो बढ़िया, वो भी एक पीरियड टेबल था, बट सबकी अपनी लिमिटेशन थी। और फाइनली लास्ट में आता है कौन सा? मॉडर्न पीरियड टेबल, जिसका क्रेडिट किसको जाता है? मॉडर्न पीरियड टेबल का क्रेडिट हेनरी मॉसली को जाता है। उन्हें वो पीरियड टेबल नहीं बनाया, उन्होंने वो बताया कि पीरियड टेबल को एटॉमिक नंबर से डिजाइन करना चाहिए, और उसके लिए उन्होंने अपना एक स्टडी भी ग्राफ भी किया, स्टडी भी दिया उसको, उसका एक ग्राफ दिया उन्होंने, देखेंगे उसको, इन सबको यहाँ पे देखेंगे। बट पहले हमारे पास आ गया डोबेनार्स का ट्राइड। ये क्या बोलते थे? डोबेनार्स के ट्राइड्स क्या बोलते थे? डोबेनार ने क्या बताया कि फर्स्ट और लास्ट का जो मीन है, यानी उसका मास का, वो सेकंड वन के बराबर आ जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे लिथियम और सोडियम, लिथियम और पोटेशियम, ये 46 होगा, 46/2 नथिंग बट 23। तो हमें ये लर्न करना है कि कितने ट्राइड्स के एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास है। तो कौन से एग्जाम्पल हमारे पास बन रहे हैं? एक तो ये पहला लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, एस ब्लॉक ग्रुप नंबर 1। देन ग्रुप 2 में भी बन रहा है कैल्शियम, स्ट्रोंथियम एंड बैरियम। ऐसा ही हमारे पास क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ऐसे 3 हमारे पास तो एनसीईआरटी ने दिए हैं ट्राइड्स के एग्जाम्पल। और भी ट्राइड हो सकते हैं, बट ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी ने जब दे दिया है तो ये इसका इंपॉर्टेंस ज्यादा बन जाएगा। बट इसके अपने लिमिटेशंस थे। करके हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, कौन सा? ऑक्टेव्स। इनका क्या बोलना था? यस, इनका क्या बोलना था? न्यूलैंड्स ऑक्टेव का 8 का डिफरेंस था। यस, फर्स्ट और जैसे फर्स्ट और 8th की जो प्रॉपर्टी रहेगी वो सेम रहेगी। लिथियम, सोडियम की प्रॉपर्टी सेम रहेगी, बेरिलियम और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी भी जो है वो मैच कर जाएगी। तो ये है न्यूलैंड्स का ऑक्टेव, जो कि ओनली एप्लीकेबल कहां तक है, इस पे क्वेश्चन आता है। कैल्शियम तक एप्लीकेबल है, एटॉमिक मास 40 तक ही एप्लीकेबल है। बट एलिमेंट और भी आगे डिस्कवर होने लगे, इनर्ट गैस भी डिस्कवर होने लगे, तो ये ऑक्टेव्स के बहुत सारे लिमिटेशन आ गए। तो फिर हम लोग आगे चले गए। मेंडलीव्स, who was responsible for publishing the periodic law for the first time, और उन्होंने क्या बोला? मेंडलीव्स का जो पीरियड टेबल था वो किस पे बेस्ड था, क्या था, उन्होंने बताया था उसके बारे में। देखिए क्या बोलता है, द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। एटॉमिक मास पे बेस्ड था उनका पीरियड टेबल। याद रखना इस पॉइंट को, कि सारे पीरियड टेबल एक्चुअली एटॉमिक मास पे ही चल रहे थे। जितने भी अभी तक आगे ना, सारे एटॉमिक मास पे वो थिंक ही नहीं कर रहे थे कि इसके अदर देन भी कुछ हो सकता है। बट सबसे ज्यादा क्रेडिट जाता है इनको, जिन्होंने इस तरह से असाइन किया है, डिजाइन किया है इसको। चलो देखते हैं इनके पीरियड टेबल में क्या क्या पॉइंट्स थे। तो इनका पीरियड टेबल देख लेते पहले। ये देखिए यहाँ पे तो ये इस फॉर्म में दिया है, अब इसको ऐसा करना पॉसिबल नहीं है अपने पास। अगर आप देख रहे हो आपके पास एनसीईआरटी है, तो वहां पे आप देखोगे इसको फिगर 3.1 में ये दिया है इनका पीरियड टेबल, जिसमें आप देखेंगे टोटल सीरीज जो है ना, ऐसे 12 सीरीज थे।
और ऐसे जो ग्रुप जिसको बोला था टोटल, पहला 0 स्टार्ट होता था, 0 से लेकर यहाँ पर 8 तक ये टोटल ग्रुप्स थे ऐसे। तो ये वो टेबल था जो उन्होंने दिया। अब इनकी स्पेशलिटी क्या थी इस टेबल की, तो इन्होंने फर्स्ट टाइम अरेंज किया था इसको प्रॉपरली एटॉमिक मास से, और ऐसे एलिमेंट जो डिस्कवर होने के थे उसके लिए उन्होंने उसके लिए स्पेस भी रखी थी उसके लिए। और स्पेशली देखिए यहाँ पर जो अपना जो मेंडलीज है उनका क्या कंट्रीब्यूशन है इसको समझना है ना, तो ये यहां समझ में आएगा आपको। फॉर एग्जांपल आई विल एक्सप्लेन। देखिए मेंडलीज प्रिडिक्शन ऑफ द एलिमेंट्स इका एल्यूमिनियम, इका एल्यूमिनियम जो आगे चल के जिसका हमने नाम रखा गैलियम, और इका सिलिकॉन जर्मेनियम, दो एलिमेंट जो कि यहाँ पे ऑलरेडी दिया उसका नाम इका एल्यूमिनियम एंड इका सिलिकॉन। तो उन्होंने उसके बारे में प्रेडिक्ट किया था। अभी उसकी डिस्कवरी हुई है क्या? नहीं, आगे चल के डिस्कवरी होती है और बाद में उसकी प्रॉपर्टी मैच करते हैं। तो उन्होंने जो बोला था और उसका जो प्रॉपर्टी मैच होता है कितना क्या होता है, चलो देखते हैं। तो उन्होंने बोला था कि वो जो इका एल्यूमिनियम होगा प्रेडिक्टेड उसका मास कितना, एटॉमिक मास कितना होगा 68, और वो आता है 70, एकदम पास। और उसकी डेंसिटी 5.9 की बोला था, आया कितना 5.94, नियर टू सेम, एग्जैक्टली सेम। मेल्टिंग पॉइंट बोला था कि लो रहेगा, मेल्टिंग पॉइंट लो रहेगा, और मेल्टिंग पॉइंट बनता भी कितना है, ये वही मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे, अगर रूम टेम्परेचर 25 डिग्रीज कंसीडर करते हैं तो वो वहां पर सॉलिड में है, और थोड़ा सा अगर हाथ पे रख जाएंगे तो वो मेल्ट हो जाता है। तो ये वही मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट ओनली 302 केल्विन है। तो इसके बारे में एग्जैक्टली प्रेडिक्शन उसके बाद में बोला था कि इसका जो फॉर्मूला ऑक्साइड का वो E2O3 का होगा, और एग्जैक्टली वही मैच करता है, और इसका क्लोराइड वही होगा जो उन्होंने बताया। अब ये तो होगा इका एल्यूमिनियम जिसके बारे में हम प्रेडिक्ट कर सकते, हो सकता है कि उन्होंने एक प्रेडिक्शन लगाया होगा और वो सही बैठ गया, ऐसा लग रहा होगा हमको। आगे देखो, दूसरा उन्होंने जो प्रेडिक्ट किया था जर्मेनियम के लिए कि जिसको उन्होंने इका सिलिकॉन बोला था, प्रेडिक्टेड क्या था उसका मास, और आता भी कितना है, क्या बताया था उसका डेंसिटी 5.5 के आसपास, नियर अबाउट वही है। मेल्टिंग पॉइंट इसका लो भी बोल सकते थे क्योंकि पहले वाले का लो बोला था, उसी के पास में है ये, बट इसका मेल्टिंग पॉइंट उन्होंने क्या बोला था, ये हाई रहेगा, और आता भी कितना है, बहुत हाई है। देखिए तो एक इका एल्यूमिनियम का लो मेल्टिंग पॉइंट बोल दिया, दूसरे का भी लो बोल सकते थे, बट उनका प्रेडिक्शन था कि नहीं इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई रहने वाला है, और मेल्टिंग पॉइंट हाई मिलता भी है। तो ये वो चीज है, यानी एक कोई पर्सन है जो भी आने का ही दुनिया में, और उसके बारे में हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि ऐसा होगा, ये डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, और आगे चल के वो बनता भी है और वैसा ट्रीट भी करता है लोगों को। तो इतना भविष्यवाणी कर दी थी उन्होंने, जिसको अपनी लैंग्वेज में हम लोग बोल सकते हैं। तो ये वो चीज थे, तो करके इनका कंट्रीब्यूशन बहुत अलग है, बहुत डेडिकेशन थी इन लोगों की यार, मानना पड़ेगा इसको। यस, वही ना, इतनी स्टडी वो करते हैं ना, इसकी स्टडी इन्होंने की। अब देखिए यहां पर एक और चीज ध्यान में रखने जैसी है, फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूं आपको कि अपना जो सोडियम है, सोडियम पोटेशियम है, उसका मास कितना है 39 है, और एर्गॉन का मास कितना है 40 है, सॉरी एटॉमिक मास। तो पहले किसको लगा जाना चाहिए, एटॉमिक वेट से अगर आप जाओगे तो पहले किसको प्लेस करोगे, पोटेशियम को, फिर किसको रखोगे, एर्गॉन को। बट उन्होंने पोटेशियम को आगे प्लेस किया, उन्होंने उसको पोटेशियम को पीछे नहीं रखा, उसको आगे रखा। पोटेशियम जो है इसको उन्होंने आगे प्लेस किया, इवन उसका एटॉमिक मास कम था, सोडियम के नीचे रखा। उनको पता था कि इसकी प्रॉपर्टी सोडियम से मैच करती है, और ऐसे बहुत सारे एलिमेंट है यहाँ पर भी, एफ ब्लॉक में, डी ब्लॉक में भी, जिसकी एटॉमिक मास थोड़ा ज्यादा है, बट उन्होंने उसको पहले प्लेस किया आगे वाले से। तो ये चीज बताता है कि वो ओनली एटॉमिक वेट पे बाउंड करके नहीं रहे उसको, वो आगे बढ़े उससे, उनको पता था कि प्रॉपर्टी मैच कर रही है करके। बट ऑब्वियसली एक पर्सन होता है, उसके कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होती है। तो इस जो मॉडर्न पीरियड, सॉरी ये जो पीरियड टेबल था मेंडलीज का, उनके क्या लिमिटेशंस थे, क्या लिमिटेशन हमें दिखते हैं, लिमिटेशंस ऑफ दिस पीरियड टेबल, अगर वो हमारे पास है तभी तो हमें नीड रहेंगे ना, कि उसकी लिमिटेशन है करके ही नीड रही कि एक मॉडर्न पीरियड टेबल बने, एक और टेबल बने जिसमें सारी चीजें सिस्टमैटिक स्टडी हो। तो क्या लिमिटेशंस थे उनकी पीरियड टेबल में,
उन्होंने बोला क्या था, एटॉमिक मास पे बेस है, बस आइसोटोप्स के लिए उनके पास कोई जगह नहीं थी। जैसे हाइड्रोजन उसका एटॉमिक मास 1 है, तो ड्यूटेरियम में उसका एटॉमिक मास 2 है, तो 2 को भी रखना चाहिए, तो ड्यूटेरियम के लिए उनके पास कोई प्लेस नहीं है, क्योंकि आइसोटोप्स को प्लेस नहीं किए थे उन्होंने। और वैसे ही हाइड्रोजन के लिए उनके पास कोई जगह नहीं थी। ऐसे ही सेम पोटेशियम को कहाँ रखना चाहिए था, पोटेशियम का एटॉमिक मास कम है, तो एटॉमिक मास, वो तो उनका बोलना ही क्या था कि एटॉमिक मास पे रखा है, बट एटॉमिक मास पे बाउंड करके रहे क्या, नहीं रहे। दैट मीन्स उनके पीरियोडिक टेबल में कॉन्ट्रडिक्शन आ गया वहां से। ओके, बट फिर भी उनका कंट्रीब्यूशन है, जबरदस्त कंट्रीब्यूशन है, हमें मानना चाहिए उसको। नेक्स्ट वाला जो है ना, एक्चुअली मैं ऐसा बोल दूं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ये उनके पीरियोडिक टेबल की कॉपी है, तो ये मैं इसमें बिल्कुल भी अपने आप को मैं कुछ बोल रहा हूँ कि मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा बोलूंगा। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ये एक्चुअली कॉपी है उनके पीरियोडिक टेबल की। देखो आगे चल के पता चलेगा कि उनसे ही उन्होंने बनाया है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या बोलता है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है, इसका क्रेडिट हम देते हैं किसको, हेनरी मोसले को। क्यों देते हैं, उन्होंने क्या किया, हेनरी मोसले ने क्या किया, उन्होंने एक जो है एक ग्राफ बनाया, एक प्लॉट किया, किसके वर्सेस क्या प्लॉट किया, इस पे क्वेश्चन आता है। क्या लिया उन्होंने फ्रीक्वेंसी वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे इमिटेड वर्सेस एटॉमिक नंबर का ग्राफ, वो उन्हें मिला स्ट्रेट लाइन। जब वो फ्रीक्वेंसी वर्सेस एटॉमिक मास प्लॉट कर रहे थे तो वो स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा था, बट एटॉमिक नंबर जब प्लॉट कर रहे थे तो वो स्ट्रेट लाइन आया। तो याद रखना यही पॉइंट है जिससे उन्होंने बोला कि नहीं यार, एटॉमिक मास नहीं, एटॉमिक नंबर होना चाहिए। और यहां से देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें समझ में आता है कि सारे लोग किधर जा रहे थे, एटॉमिक मास की तरफ, बट एक पर्सन उठता है बोलते हैं एटॉमिक मास नहीं, एटॉमिक नंबर है। सब लोग उसको गलत समझते हैं। ऐसा होगा आपकी लाइफ में भी, आपके सारे दोस्त लोग एक डायरेक्शन में जा रहे, इधर ही जाना है, आप राइट हो तो आपको झुकना नहीं है उनसे, आपको अपने डायरेक्शन में चलते रहना है। एट द समझ में आएगा कि आप राइट थे, वो रॉन्ग थे। ऐसा होता है। जैसे अभी आप पढ़ाई कर रहे हो तो कोई मूवी रिलीज हो जाती है, कुछ चीजें आ जाती है, तो आपके दोस्त लोग क्या बोलते हैं, चलना यार जाके आएंगे, पढ़ाई जाने दे होती रहेंगी। ऐसे कभी कभी होता है कि आप इतनी पढ़ाई करते हो तो आपके दोस्त लोग नाराज हो जाते हैं, क्या पढ़ाई कर रहा है यार, कितनी पढ़ाई करता है, इसको दोस्ती वोस्ती कुछ है ही नहीं क्या। ऐसा होगा तो आप बिल्कुल उनसे ये ना करें, आप अपनी पढ़ाई करते रहें। जब रिजल्ट आएगा ना उसके बाद में सारे दोस्त लोग आपके पास आ जाएंगे। ऐसा होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं, सर क्या करूँ, दोस्तों को नाराज भी नहीं कर सकता, ऐसा करूँ क्या करूँ। तो उसको मैं ये बोलता हूँ कि आप पढ़ाई करो, जब आपका रिजल्ट आ जाएगा ना वही दोस्त लोग जो आपसे नाराज चल रहे थे ना वो आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा होता है, आपके साथ होता है पता नहीं, आपके साथ भी अगर होता है तो आप ऐसे ही करें, आप अवॉइड करें ऐसी चीजों को जिससे आपका पढ़ाई कम होती है, कोई भी हो फिर हो। या तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो क्या बोलता है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या किस पे बेस है, एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है। ये डिफरेंट है ओनली, वो एटॉमिक मास पे था, ये एटॉमिक नंबर पे है। तो अपना मॉडर्न पीरियड टेबल में कितने कितने पीरियड्स है एंड कितने ग्रुप्स है, यस ग्रुप्स कितने हैं, 18 ग्रुप्स है और पीरियड्स 7 है। या अब उसमें से जो फर्स्ट हम मॉडर्न पीरियड टेबल की तरफ चल जाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा, बट द पॉइंट इज दैट अगेन द सेम पॉइंट, यहां पर भी वही मुझे कठिनाई जारी है कि अपने एनसीईआरटी में उसको ऐसा दिया है। तो ओवरऑल जो हमने देखा था थोड़ी देर पहले उस पे चलते, वहां पर यहां पे समझ सकते हैं इसको कि हमारे पास टोटल कितने ग्रुप्स है, 18 ग्रुप्स है और कितने पीरियड्स है, 7 है। उसमें से फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स है, 2। सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड कौन सा है, तो फर्स्ट पीरियड है, उसमें हाइड्रोजन एंड हीलियम 2 ही एलिमेंट्स है। सेकेंड ग्रुप में कितने एलिमेंट्स हैं, तो उसमें है टोटल 8 एलिमेंट्स और इसी की फैमिली के नाम से इसको जाना भी जाता है। दिस ग्रुप 13 बोरॉन फैमिली बोला जाता है, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन हाइड्रोजन फैमिली भी उसको बोला जाता है। या सो ग्रुप सेकंड में टोटल 8, ग्रुप पीरियड सेकंड में टोटल 8 एलिमेंट्स है। थर्ड वाले इसमें अगेन 8 है, ठीक है, बट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वाले में कितने हैं, ये 2, इसके 10 और इसके 6, तो ये हो जाएंगे 8 + 10 18 हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट वाले केस में अगेन 18 है,
बट नेक्स्ट में जो चालू होता है, स्टार्ट होता है, वो एफ ब्लॉक स्टार्ट होता है। तो हम लोग इसको काउंट करेंगे कि अपने पास जो फर्स्ट पीरियड है वो सबसे शॉर्टेस्ट है, उसमें ओनली 2 एलिमेंट्स है। सेकंड में, सेकंड वाले के पास 8 है, थर्ड के पास अगेन 8 है, फोर्थ यस बेटीन 18 है, फिफ्थ अगेन 18 है, सिक्स्थ यस, इसमें एफ ब्लॉक भी आ जाता है। टोटल 32 हो जाते हैं, यानी कैसे, एस के 2, पी के 6, डी के 10 एंड एफ के 14, टोटल ऐसे हो जाते हैं। और ये कंप्लीट है। सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड जो है वो अपना 6 पीरियड है, सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड। बट 7 भी हमारे पास है, और 7 में भी 32 रहेंगे, बट अभी ये इनकम्प्लीट है, आगे 114 से आगे, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। ठीक है ना। तो सबसे लॉन्गेस्ट की अगर बात होती है तो फिर वो ये बन जाता है, कि सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। और सबसे शॉर्टेस्ट की अगर बात की जाए तो ये फर्स्ट वाला बन जाता है। यस, चले आगे बढ़ते हैं। हम लोग रिटर्न बैक टू द पवेलियन, एनसीईआरटी पे जाएंगे। यस, इससे पहले हम लोग आगे बढ़े, 100 के आगे वाले जो एलिमेंट्स हैं उनके लिए आईपैक नोटेशन हम लोग यूज करते हैं। उसका रीजन भी है, और एनसीईआरटी ने बड़े अच्छे से दिया उसका रीजन, कि वो कह रहा था कि बहुत सारे एलिमेंट डिस्कवर हो रहे थे, और एट ए टाइम जो लोग डिस्कवर कर रहे थे उसको अपना नाम देना चाह रहे थे। तो कौन सा नाम देगा, किसका क्रेडिट दिया जाएगा, किसका नाम दिया जाएगा, इस पे झगड़े चल रहे थे। तो ऐसा ना हो करके आईपैक ने अपने खुद की एक नोटेशन दे दी कि आगे चल के अब जो भी एलिमेंट डिस्कवर होंगे उनके नाम ये रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये देखो आप, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। अमेरिकन एंड दिस सोवियत साइंटिस्ट क्लेम द क्रेडिट ऑफ डिस्कवरिंग एलिमेंट 104। 104 की डिस्कवरी का क्रेडिट जो है दोनों लेना चाह रहे थे। अमेरिका ने उसका नाम रखा था रुदरफोर्डियम, रुदरफोर्डियम, और उसी का नाम सोवियत ने रखा था कुरचैटोवियम, कुरचैटोवियम। ठीक है, ये दो नाम रखे थे उन्होंने। अब यहां पर प्रॉब्लम हो गई कि क्या किया जाए, तो करके आगे चल के बोला कि ये ऐसे रखा जाएगा आईपैक के अकॉर्डिंग टू। ठीक है ना। तो क्या रखेगा उसका नाम, तो उसके लिए हमारे पास सबसे पहले ये कुछ डिजिट्स हैं और उसके ये नेम रहेंगे। 1 के लिए नील, 2 के लिए अन, बाय, ट्राई, क्वाड, पेंटा, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट और इन। एक चीज ध्यान में रहे कि हम लोग आईपैक में मीन्स इथ मीथ जो यूज करते हैं ना, और वैसे या फिर 2 टाइम्स रहा तो बाय, 3 टाइम्स रहा तो ट्राई, और 4 टाइम्स रहा तो क्या यूज करते हैं, टेट्रा। बट इसके लिए टेट्रा नहीं यूज किया, इसके लिए क्या यूज किया, क्वाड, क्योंकि इसका फर्स्ट लेटर सेम सेम हो जाता। एब्रिविएशन इसका भी टी आ रहा है, इसका भी टी आ सकता था, करके उन्होंने इसको क्यों कर दिया। वैसे ही 9 का फर्स्ट का नील था, अगर इसका नॉन करते तो एन आ जाता, तो उसको क्या कर दिया उन्होंने, इन कर दिया। इसको हेप्ट नहीं किया, इसको सेप्ट कर दिया, क्योंकि हम लोग जैसे यूज करते हैं ना ऑक्ट, ऑक्ट के लिए ठीक था, 8 के लिए ऑक्ट। तो 101 का जो आईपैक नेम ही यूज किया जाएगा वो क्या रहेगा, अन, 1 के लिए अन, 0 के लिए नील, एन 1 के लिए अगेन अन, और लास्ट में लगा दिया जाए IUM, इसका नाम बन जाएगा अन्नियम, अनिल अन्नियम। यस, अनिल अन्नियम। तो इसका शॉर्ट फॉर्म सिंबल पहले 1 के लिए U, 0 के लिए N और 1 के लिए अगेन U, UNU, जिसका नाम रहेगा ऑफिशियल नेम मेंडलवियम। तो इसका देखो कहना है, इस पे एक क्वेश्चन आया था, इसमें एक क्वेश्चन आया था मैच द पेयर करके, और फिर क्वेश्चन बढ़ते चले गए। तो अनिल अन्नियम का आईपैक नेम, सॉरी उसका आईपैक नेम ये है, और उसका ऑफिशियल नेम जो आईपैक ने दिया क्या दिया, मेंडलवियम, जिसका के सिंबल MD। अनिल बाइयम, अनिल बियम, UNB, उसका नेम नोबेलवियम, देन लॉरेंसियम, देन
रुदरफोर्डियम 104 जिसमें झगड़ा चल रहा था उसका नाम क्या रखा फिर? खुरचाटुवियम नहीं रखा, क्या रखा? रुदरफोर्डियम रखा। और देन डबनियम, सिबोर्गियम, बोरियम, हैसियम एंड सो ऑन, ऐसे नेम इसके रहेंगे, है ना। मॉस्कोवियम, इसको आपको एक बार चेक कर लेना अच्छे से, ताकि मैच द पेयर अगर कभी आ जाता है तो हमें मैच द पेयर मिस नहीं करना चाहिए। ओके, आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास थोड़ा और डिटेल में इंफॉर्मेशन दी यहां पर कि ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट्स किसको बोलते हैं? डी ब्लॉक। बट डी ब्लॉक में ट्रांजिशन में डिफरेंस क्या है? डी ब्लॉक ट्रांजिशन को बोलते हैं बट ट्रांजिशन को डी ब्लॉक नहीं बोलते। डिफरेंस क्या है दोनों में, रिलेशन क्या है दोनों का? ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर डी ब्लॉक एलिमेंट बट ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट, yes, because D block element are of two type, they are transition as well as non transition, दोनों भी होंगे, ट्रांजिशन भी होंगे तो नॉन ट्रांजिशन भी होंगे। कुछ एग्जांपल दो जो ट्रांजिशन नहीं है, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। Zn है, Hg है एंड Cd है, कैडमियम। 3 एलिमेंट्स, उनकी प्रॉपर्टी बाकी उससे डिफरेंट रहेगी, वो सॉफ्ट रहेंगे, उसका कलर नहीं रहेगा वगैरह वगैरह, मेटेलिक कैरेक्टर उतना नहीं रहेगा। ओके, इनर ट्रांजिशन किसको बोलते हैं? In a transition element, lanthanides and actinides series, या 5f। अब इसमें दो सीरीज है, एक 4f वाली, 4f वाली कौन सी? लैंथेनाइड्स, और 5f वाली एक्टिनाइड्स। और इधर डी ब्लॉक में कितने सीरीज है? 4 सीरीज। पहले वाली सीरीज 3d, 4d, 5d एंड 6d। ओके, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट सीरीज 3d सीरीज। कितने ब्लॉक है? 4 ब्लॉक, एस पी डी एफ। अच्छा, पीरियड टेबल में सबसे ज्यादा मेटल है, नॉन मेटल है, मेटलॉइड है? पीरियड टेबल में सबसे ज्यादा क्या रहते हैं? मेटल है, नॉन मेटल है, मेटलॉइड है? मेटल से सबसे ज्यादा मेटल से डोमिनेंट है, मेजोरिटी में वही है। देन नॉन मेटल्स है और मेटलॉइड तो बहुत कम है। तो कुछ एग्जांपल दो नॉन मेटल के। नॉन मेटल कार्बन होगा, ऑल हैलोजेंस आर नॉन मेटल। अच्छा, ये इनर्ट गैस कहां पे आते हैं? आखिरी में आते हैं, बच्चे को बताएं। क्वेश्चन ये मेटल की नॉन मेटल? हाँ, इनर्ट है वो, राइट। तो वो मेटल भी नहीं है, नॉन मेटल भी नहीं है, उनको स्टडी करने के लिए हम लोग एक साइड में रख रहे हैं। और मेटलॉइड भी नहीं है, हाँ, दे आर नॉट मेटलॉइड, वो इनर्ट है, ठीक है ना। गैस कौन से पीरियड टेबल में गैसियस स्टेट में प्रेजेंट? ऑल हैलोजन ले लेने का सबसे पहले, सॉरी ऑल हैलोजन नहीं, ऑल इनर्ट गैसेस, नहीं भी बता रहा इनर्ट गैस कितने होंगे टोटल। वो इनर्ट गैस है तो कितने हैं? हीलियम, नियोन, एर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन। कितने हो गए टोटल? 1 2 3 4 5 6। ओके, अदर देन दैट अभी अब ले लो 17 में। 17 में कौन से हैं? वहां से कहां चले गए? फ्लोरीन एंड क्लोरीन, हीलियम, नियोन, एर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन। तो ये 6 and 2 8। और जिसके बगैर लाइफ पॉसिबल नहीं है, यस, प्राणवायु, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। कितने हो गए? ये 6 हो गए थे, ये 2 8 9 10 11, यस, टोटल 11 है इनर अब जो गैसेस स्टेट में प्रेजेंट है। लिक्विड वाले बताओ, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है, वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड नहीं है। मर्क्यूरी, ब्रोमीन, 2 ही लिक्विड है जो रूम टेम्परेचर मिलेगा। हाँ, अबव रूम टेम्परेचर जैसे हमारे यहाँ पे तो कभी भी जैसे टेम्परेचर उसके अकॉर्डिंग तो हमारे यहाँ कभी भी वो लिक्विड में रहेगा, ऐसा है गैलियम और उसके बाद में आता है सीरियम। यस यस, आगे बढ़ते हैं और रिमेनिंग तो सॉलिड वाले हैं। ग्रुप वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यस, ग्रुप वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसे कि एस ब्लॉक एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा?
लास्ट इलेक्ट्रॉन s में जा रहा है, ns1 अदरवाइज ns2 एंड देयरफॉर वैलेंसी रिस्पेक्टिवली 1 एंड 2 बनती है। यस अच्छा, उसमें से मोर मेटेलिक कौन होगा, क्या लगता है आपको? एस ब्लॉक में मोर मेटेलिक कौन होगा? यानी ग्रुप 1 की ग्रुप 2, ये पूछ रहा हूं। ग्रुप 1 आर मोर मेटेलिक कंपेयर टू ग्रुप 2, मोर रिएक्टिव। एस ब्लॉक जब था ना, उसमें अपने को डिफरेंशिएट करने आता था, डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, इस पे क्वेश्चन आते थे। बट ना एस ब्लॉक रहा ना वो कहानी रही। बट हमें चलना है द एस ब्लॉक एलिमेंट। क्या बोला? टाइम हो गया करके? ओके तो एस ब्लॉक एलिमेंट या एस ब्लॉक तो एलिमेंट अपना सिलेबस में रिलेटेड बट केमिकल, बट पीरियड टेबल में केमिकल बॉन्डिंग में एस ब्लॉक है। देखो यही पॉइंट है उनका, ठीक है ना। तो एस ब्लॉक एलिमेंट NS1 NS2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हमने देखा, ये मॉडर्न पीरियड टेबल यहाँ पे एक बार और दिया हुआ है। ये अपना एस ब्लॉक एलिमेंट है। यस आगे बढ़ जाएंगे। एस ब्लॉक एलिमेंट के बाद में हम लोग जाएंगे पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट को क्या बोलते हैं? एक पॉइंट आता है, एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट को कंबाइन क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट आर कॉल्ड एज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स और मेन ग्रुप। किसके साथ में? पी ब्लॉक एंड एस ब्लॉक दोनों कंबाइन होकर क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। दे आर रिप्रेजेंटेटिव, दे आर मेन ग्रुप एलिमेंट। एंड ग्रुप 18 को हमें ऑलरेडी पता है, नोबल गैस। ग्रुप 17 को हैलोजन, 16 को चैल्कोजन और 15 को निक्टोजन और 14 को वी आर द फैमिली, कार्बन फैमिली, एंड 13 को वी आर द फैमिली, बोरॉन फैमिली। वी आर द फैमिली। द डी ब्लॉक एलिमेंट कॉल्ड एज, डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। और ट्रांजिशन एलिमेंट में हमें देखा है कुछ नॉन ट्रांजिशन भी अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे। यस थोड़ा और आगे चलते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट also called as inner transition, lanthanides and actinides। चार्ट कहां पे होते? लैंथेनाइड्स 58 से 71 और एक्टिनाइड्स 92 103 तक ये चलता रहता है। Why this series called as inner transition element? yes, उसको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चलेगा n-2f 1 to 14 और ये n-1 d1 d2 1 to 0 to 1 और ns में रहेगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन f ऑर्बिटल में जा रहा है। d को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन और f को बोलते हैं इनर ट्रांजिशन। अच्छा दोनों में नेचुरली कौन से मिलते हैं और रेडियोएक्टिव कौन से? दोनों में नेचुरली कौन से मिलते हैं? लैंथेनाइड्स आर नेचुरली ऑकरिंग एक्सेप्ट प्रोमिथियम Pm and all actinides are, actinides elements are radioactive। ऑब्वियसली रेडियोएक्टिव नेचर में नहीं मिलेंगे, नेचर ऐसी तो कुछ सिलेक्ट नहीं करता है जो रेडियोएक्टिव हो। एक ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट भी होता है, किसको बोलते हैं? यूरेनियम से आगे वाले ट्रांस यूरेनियम, ठीक है ना। यस यही देख रहे थे हम लोग, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटोलाइट। जो चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं वो चीजें एनसीईआरटी में फिर आगे आ रही है। तो मेटल देखा, नॉन मेटल देखे। यस कितना परसेंट है? इसमें क्वेश्चन आया था, जेई में क्वेश्चन आया था इस पर, परसेंटेज कितना है मेटल नॉन मेटल का। तो एक तो ये आपको लर्न कर लेना चाहिए, अगर लर्न नहीं है तो फिर याद रखना पड़ेगा मेटल कितने नॉन मेटल कितने, तो बेटर है याद रख लो 78% नॉन मेटल अपने पास। अच्छा मेटोलाइट्स, मेटोलाइट्स कौन से हैं? मेटोलाइट्स के एग्जांपल
अच्छा, उसी से रिलेटेड हमारे पास ऑक्साइड भी होते हैं। मेटल कौन से ऑक्साइड बनाता है? एसिडिक की बेसिक? बेसिक ऑक्साइड। और नॉन मेटल? यस। और एम्फोटेरिक? एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन बनाता है? वो सॉरी हाँ, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एक होता है एसिडिक ऑक्साइड, एक होता है बेसिक ऑक्साइड, और एक होता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड कौन बना रहा है? नॉन मेटल। बेसिक ऑक्साइड कौन बना रहा है? तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन बना रहा है? अब अपने पास क्या रह गया? मेटल्स, नॉन मेटल दोनों हो गए, बचा क्या? मेटोलाइट। ये कंफ्यूजन होता है कि मेटोलाइट एम्फोटेरिक बनाते हैं, ऐसा नहीं है। सिलिकॉन का ऑक्साइड SiO2 कौन सा है? एसिडिक है, क्योंकि आगे चल के सिलिसिक एसिड बनाता है। बोरॉन का ऑक्साइड बोरिक एसिड बनाता है आगे चल के, है ना? यस, यू नो वेरी वेल। तो ऐसा नहीं है, मतलब वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। यस, फाइनली हम आते हैं अब ट्रेंड इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। कौन से ट्रेंड हमें देखना होता है? एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज, आयोनिक साइज। चलो चलते हैं हम लोग ट्रेंड में। उसके लिए चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पे। यस, कौन से ट्रेंड्स हमें डिस्कस करने हैं? मैं इसको इसलिए एनसीईआरटी से पढ़ा रहा हूं या फिर पढ़ाऊंगा ताकि आप एनसीईआरटी से पढ़े, अदरवाइज आप नोट्स को फॉलो करते हो। आपका रेफरेंस क्या है इनऑर्गेनिक के लिए? इवन तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल एनसीईआरटी नहीं पढ़ा तो भी चलेगा, वर्ड टू वर्ड, बट स्टिल आप एनसीईआरटी को फॉलो करो। कभी भी कुछ भी क्वेश्चन लेके आएगा, नीट के लिए एनसीईआरटी से छोड़ना नहीं। नीट के लिए एनसीईआरटी के दामन पकड़े रहना, उसको अच्छे से पढ़ना। तो ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल, कौन से ट्रेंड देखना है बोला? अच्छा, ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज किसको बोल रहे हैं? समझ नहीं आ रहा है कुछ। ये एटॉमिक साइज होगी या फिर आयनिक साइज होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज क्यों बोल रहे हैं? व्हाई दे आर कॉल्ड एज पीरियोडिक प्रॉपर्टीज? क्यों? पीरियोडिकली वो वैरी करती है, वो चेंज होती रहती है, वो डिपेंड है उस पर। तो कौन सी हमारे पास? सबसे पहले एटॉमिक रेडियस, या तो एटॉमिक रेडियस। दूसरा कौन सा है? आयनिक रेडियस। जनरली टेंट बताते चल जाओ, टॉप टू बॉटम क्या होता है एटॉमिक रेडियस? टॉप टू बॉटम इंक्रीज लेफ्ट टू राइट, और आगे एक बड़ा अच्छा वर्ड मिल गया मुझे, जनरली। मैं समझता हूँ कभी कभी कि वर्ड नहीं होता तो क्या होता मेरा, जनरली वर्ड ही नहीं होता तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाता मेरे लिए। अब बताना इजी है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर वो है तो उसके अपोजिट इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। नेक्स्ट, मेटेलिक कैरेक्टर, मेटेलिक के अपोजिट फिर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। देन नेक्स्ट, आयनाइजेशन पोटेंशियल। देन उसी की जैसा एक और, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। आईपी की वैल्यू कैसी होती है? इंडोथर्मिक की एक्सोथर्मिक होती है आईपी? इंडो, कभी आईपी इज ऑलवेज इंडोथर्मिक, वेयर एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, हमारी जैसी है, कभी अच्छे मार्क्स करती है, कभी पढ़ाई नहीं करती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दोनों देखेंगे, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वगैरह वगैरह। और कौन से पॉइंट देखना है? नेचर ऑफ ऑक्साइड, सब देख लेंगे यहाँ पर, टेंशन नहीं लेना लो। नेचर ऑफ ऑक्साइड, उसके बाद में हम लोग देखेंगे देयर ऑक्सीडाइजिंग नेचर, सब देख लूंगा यहाँ पे, ऑक्सीडाइजिंग नेचर। उसके बाद में ऑक्सीडाइजिंग है तो उसके अपोजिट रिड्यूसिंग नेचर। यहाँ पे नेचर ऑफ ऑक्साइड में हुई एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड वगैरह वगैरह, सारे पॉइंट्स इसमें क्लियर होंगे। नेक्स्ट, वैलेंसी, ये भी आ जाएगा यहाँ पर, वैलेंसी। और यहीं पे हम लोग एक और पॉइंट क्लियर कर देंगे, ऑक्सीडेशन स्टेज। ठीक है, तो ये तो पॉइंट है जनरली हम लोग देखेंगे, इसमें और कुछ पॉइंट भी ऐड होंगे
तो 1 बाय 1 ये सारे पॉइंट्स को हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस के लिए पॉइंट ये देखना है, कोई भी पॉइंट के लिए हमें ये देखना है सबसे पहले, कोई भी प्रॉपर्टीज हमें जब देखना है तो सबसे पहले कि उसके डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटॉमिक रेडियस। दैट्स अ सिंपल पॉइंट, यस, ग्लोबल वार्मिंग ऑफ ग्लोब एंड एटॉमिक रेडियस ऑफ एटम। यस, केमिस्ट्री बहुत सिंपल है, ये न्यूक्लियस और ये एटम और उसका डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू वैलेंस शेल, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड एज एटॉमिक रेडियस। डेफिनेशन जितनी इजी है इसको कैलकुलेट करना उतना ही डिफिकल्ट है। एक सर्कल का रेडियस कैलकुलेट करना बड़ा ही इजी हो सकता है, बट एक एटम का रेडियस कैलकुलेट करना डिफिकल्ट क्यों है? व्हाई इज वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट द एटॉमिक? एक तो बहुत छोटा है और उसका जो लास्ट की जो ये है ना, उसका जो लिमिट है वो डिफाइन नहीं है। कैसे बताओगे, कहां पे दिख रहा है आपको ये एंड होगा? एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, कैसे डिसाइड करोगे कहां पे एंड हो गया उसका एटॉमिक साइज? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहां तक चल रहा है, वैलेंस शेल कहां पर है? ऐसे कोई बाउंड्री थोड़े ना है कि यहाँ पे हम बता रहे हैं उसको ऐसे, एक्चुअली वो तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं वहां पर, ठीक है। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट एंड देयरफॉर इसके लिए हमारे पास 3 वे है कैलकुलेट करने के। 3 रेडियस है हमारे पास। कौन से रेडियस? एक होता है कोवैलेंट रेडियस, दूसरा होता है आयनिक रेडियस और तीसरा होता है मेटालिक रेडियस। तो या एक कोवैलेंट, अनदर वन इज मेटालिक और तीसरा है वैन डर वाल। तो ये कोवैलेंट रेडियस क्या बोलता है? ये बोलता है कि ये जो 2 एटम है जिन्होंने बॉन्ड बनाया होगा, एंड दिस बॉन्ड, इसको क्या बोलते हैं? द लेंथ बिटवीन 2 एटम्स, बिटवीन bonds of 2 atom, this length is called as, this is bond length। तो bond length से कितना रेडियस है? ये यहां से लेकर यहां तक bond length है और उसका हाफ रेडियस है। तो ये बोलता है कोवैलेंट रेडियस की डेफिनेशन यही है कि बॉन्ड लेंथ कैलकुलेट कर लिया जाए, क्योंकि आप एटम का रेडियस कैलकुलेट नहीं कर सकते, और उसको डिवाइड बाय 2 कर दिया जाए बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ कैलकुलेट की जा सकती है क्योंकि वहां पर एक जो है लिमिट नहीं है। जैसे यहां पर एक ये नहीं है कि हमारे पास कि कहां से लेकर कहां तक हम लोग बोलेंगे कि कितना होगा, ठीक है ना। तो बॉन्ड लेंथ कैलकुलेट करेंगे और उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो बॉन्ड लेंथ अगर मिल गई तो हमारे पास उसका रेडियस मिल जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास मेटेलिक रेडियस, और थर्ड वन है हमारे पास वैन डर वाल रेडियस। अब देखिए होता क्या, इसको समझना बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसने क्या बोला कि वो एटम, वो कंपाउंड जो एक दूसरे से, वो मॉलिक्यूल जो बॉन्ड नहीं बना रहे, लाइक इनर्ट गैस, बट इनर्ट गैस भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में रहती है दूसरी इनर्ट गैस के। तो यहां से लेकर ये डिस्टेंस का जो हाफ डिस्टेंस है, इसको रेडियस बोला जाएगा। अब क्या एक्चुअल में वो रेडियस है? नहीं, बट उसकी डेफिनेशन हुई है। तो अगर हम लोग जब देंगे और कोवैलेंट रेडियस एंड वैन डर वाल रेडियस, तो किसकी वैल्यू ज्यादा रहेंगी? कोवैलेंट रेडियस ये है इतना और वैन डर वाल रेडियस ये हो गया, तो ऑब्वियसली किसकी वैल्यू मोर रहेगी? वैन डर वाल रेडियस की वैल्यू बहुत ज्यादा रहेंगी। करके ही हम लोग जब देखते हैं पीरियड टेबल में लेफ्ट राइट जाते हैं ना, तो एटॉमिक साइज छोटी होती है, तो अपना कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, बट सडनली नियॉन जो है ना वो बिगर साइज का है, क्योंकि उसका हमारे पास कोवैलेंट रेडियस नहीं है, कोवैलेंट बॉन्ड ही नहीं उसके पास, तो उसका हमारे पास वैन डर वाल रेडियस है। बट क्या वैन डर वाल रेडियस ओनली इनर्ट गैस का होता है? ना, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का दूसरा मॉलिक्यूल, बट इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, सो दैट उसका हाफ डिस्टेंस, उसको भी हम लोग वैन डर वाल रेडियस बोलते हैं और कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वैन डर वाल रेडियस हमें एक पॉइंट था, ग्राफाइट में वैन डर वाल रेडियस का डिस्टेंस दिया था, ग्राफाइट, डायमंड वगैरह वगैरह में, ठीक है ना। तो ये है पॉइंट। तो सबसे ज्यादा वैन डर वाल रेडियस, सबसे ज्यादा होता है वैन डर वाल रेडियस, देन उससे होता है कोवैलेंट रेडियस।
यस। अब आ जाए कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, फैक्टर अफेक्टिंग, कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं बताओ। क्योंकि आप लोग रिपीटर्स हो और या फिर हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, तो मैं आपको सारे फैक्टर्स बता सकता हूँ जो रिस्पॉन्सिबल है, जो स्टार्टिंग में नहीं बता जा सकते, बट आपको सारे पॉइंट्स पता होने चाहिए जो एटॉमिक रेडियस को अफेक्ट करते हैं। पहला तो ना नंबर ऑफ शेल, सबसे सिंपल क्या होगा, शेल बढ़ते जाएगा उसका एटॉमिक साइज अंडरस्टैंड होता है कि नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होने से एटॉमिक साइज डायरेक्ट रिलेशन होगा। सेकेंड, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्ट न्यूक्लियर चार्ज का क्या रिलेशन होगा, इफेक्ट न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दिस न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, ये क्या होगा, इंक्रीज होगा। देयरफॉर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो गए, और अगर वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो इसका साइज छोटा हो जाएगा, एंड देयरफॉर इफेक्ट न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा और एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा। रिलेशन क्या है, इनवर्स रिलेशन है। जनरली टॉप टू बॉटम ये नियर टू कांस्टेंट रहता है, लेफ्ट टू राइट ही इंक्रीज होता है, और ये इंक्रीज होने से एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। सेकंड फैक्टर। थर्ड फैक्टर, अगर यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो फोर्स ऑफ रिपल्शन भी होगा, जिसको दूसरे लैंग्वेज में हम लोग स्क्रीनिंग इफेक्ट और ऑल्सो कॉल्ड एज शील्डिंग इफेक्ट। बताया सबसे ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट किसका होता है, सबसे ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट स्क्रीन करता है, सबसे ज्यादा हाइड करके रखता है पीछे वाले इलेक्ट्रॉन को, तो सबसे ज्यादा स्क्रीनिंग कौन करता है, एस। अगर उसने हाइड करके रखा तो पीछे वाले इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन न्यूक्लियस से कम हो जाएगा, अट्रैक्शन, ठीक है, उससे कम स्क्रीनिंग होती है पी की, उससे कम होती है डी की, सबसे कम होती है एफ की, जो कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। तो ये इधर चलता है स्क्रीनिंग इफेक्ट, इस पे भी क्वेश्चन आता है स्क्रीनिंग इफेक्ट पर। स्क्रीनिंग इफेक्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या करवा रहा है, कम करवा रहा है, और रिपल्शन को बढ़ा रहा है। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज होने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, डिक्रीज होता है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज और फोर्स ऑफ रिपल्शन इंक्रीज, और ऐसा हो जाने से फिर उसका एटॉमिक साइज मींस, अगर डायरेक्ट बोला जाए स्क्रीनिंग इफेक्ट और एटॉमिक साइज का रिलेशन डायरेक्ट है। अब जिसका स्क्रीनिंग इफेक्ट मोर उसका एटॉमिक साइज मोर, और वही हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा किसमें होता है, सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा एटॉमिक साइज एस ब्लॉक की होती है, बिगर होते हैं एलिमेंट्स कंपैरेटिवली, उससे थोड़े छोटे पी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स होते हैं। याद रखो, हमें लगता क्या है कि सबसे बिगर होंगे एस ब्लॉक वाले, और उसके बाद में डी ब्लॉक, और सबसे छोटे होंगे पी ब्लॉक, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। कंसेप्ट क्या है, सबसे बिगर है एस ब्लॉक वाले, उससे थोड़े स्मॉलर है पी ब्लॉक वाले, उससे स्मॉलर है डी ब्लॉक और ए ब्लॉक। डी ब्लॉक ए ब्लॉक की नियर अबाउट साइज सेम है। यस, तो ये है वो कंसेप्ट जो आपको अंडरस्टैंड करना है। बहुत सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इफेक्ट कर सकती है, ऑक्सीडेशन स्टेट भी इफेक्ट कर कौन होते हैं, यस, उससे स्मॉलर पी ब्लॉक और उससे भी स्मॉलर, तो सबसे बिगर है एस ब्लॉक, एस ब्लॉक से डी की साइज बहुत ही कम होती है, और फिर पी ब्लॉक की साइज थोड़ी सी बिगर होती है। यानी ओवरऑल अगर हमने ऐसा क्वेश्चन आता है कि एक राइट ऑप्शन बताओ, एक्यूरेट बताओ, तो डायरेक्ट लिख देना कि लेफ्ट एटॉमिक साइज डिक्रीज होती है, रॉन्ग पॉइंट है। एक्यूरेट पॉइंट क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल डिक्रीज फॉर एस टू डी एंड देन इंक्रीज फॉर डी टू पी। ओवरऑल तो डिक्रीज हो रही है, नो डाउट, बट पहले इंक्रीज डिक्रीज होती है फिर इंक्रीज होती है। यानी सबसे बिगर साइज के होते हैं एस ब्लॉक,
उससे थोड़े स्मॉलर होते हैं पी ब्लॉक और सबसे स्मॉलर होते हैं डी ब्लॉक। ये है एक्चुअली कंसेप्ट जो कि आपका पी बाई क्यू भी है, जो कि आप रॉन्ग कर देते हो, रॉन्ग हो भी जाता है, बट यहाँ पे अपना क्लास भी खत्म हो जाता है। आज जाके रिकॉल करके आओ सारे एक्सेप्शन, सारे पॉइंट्स, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, आईपी के, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के, कल डिटेल में जाएंगे, सारे पॉइंट कवर करेंगे। चले अभी रुकते हैं यहाँ पर, सफिशिएंट है। तो चलो दोस्तों, अपना यहाँ पे क्लास खत्म होता है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए होगी तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। बाकी हम लोग कल मिलते हैं। चलो बाय।